चलिए शुरू करते हैं सेकंड लेक्चर, डिजीज एंड हाइजीन का। डेफिशिएंसी डिजीज क्या क्या होता है। तो पिछले क्लास में क्या पढ़े थे? फर्स्ट थिंग कि हेल्थ क्या है, चैप्टर का बेसिक्स क्या है, मतलब व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ से रिलेटेड है डिजीज, हेल्थ से रिलेटेड है हाइजीन। तो हेल्थ क्या है, डिजीज क्या है, हाइजीन क्या है, इसके बारे में थोड़ी बहुत पढ़ लिए थे। वो वीडियो पहले देख लेना। उसके बाद जो लेक्चर नंबर 2 आज का जो वीडियो है वो देखने के बाद वीडियो नंबर 2 देखना चाहिए। ओके, तो मेनली कम्युनिकेबल डिजीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज आर द टू टाइप्स ऑफ डिजीज, टू कैटेगरीज ऑफ डिजीज। कम्युनिकेबल मतलब एन इन्फेक्टेड पर्सन से जो एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन को जो डिजीज फैल सकता है, दैट इज कम्युनिकेबल डिजीज। एंड नॉन कम्युनिकेबल मतलब कम्युनिकेबल नहीं है। नॉन कम्युनिकेबल क्या है ना, फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन वो डिजीज नहीं होगा। दैट इज क्लियर। आज का क्लास किस पर है ना, जो डाइटरी डेफिशिएंसी डिजीज, एलर्जी, फिजिकल एंड केमिकल एजेंट पहले से ही हम लिख के रखे हैं ताकि समय थोड़ा बच जाएगा, इसीलिए। तो ऑल दीज आर द टाइप्स ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का ऐसा ढेर सारा कैटेगरीज हम पढ़े थे। मेटाबॉलिज्म डिजीज कुछ था, जैसे कि शुगर बोलते हैं, है ना। शुगर मतलब वो जो शुगर है वही क्या है, डायबिटीज। ओके, डायबिटीज आम भाषा में जिसको हम बोलते हैं शुगर हो गया, ब्लड शुगर लेवल अप एंड डाउन। तो मेटाबॉलिज्म रिलेटेड कुछ डिजीज होता है, दैट इज। सेकेंड थिंग इज जेनेटिक्स। जेनेटिकली जो डिजीज इनहेरिट होता है, तो जेनेटिक्स डिजीज कुछ होता है, जेनेटिक डिजीज कुछ होता है। तो जेनेटिक डिजीज, मेटाबॉलिज्म डिजीज, मेटाबॉलिज्म रिलेटेड डिजीज। एजिंग के और पर जब जाएंगे, एजिंग के हिसाब से कुछ डिजीज होते हैं, कैंसर रिलेटेड डिजीज। तो ऑल दिस आर द कैटेगरीज ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। उन्हीं में से डाइटरी डेफिशिएंसी डिजीज मतलब डाइट के हिसाब से ऐसा बहुत सारा डिजीज होता है। वो डिजीज क्या है? फर्स्ट वन इज प्रोटीन डेफिशिएंसी। प्रोटीन डेफिशिएंसी मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, दिस थ्री आर द बायोमोलिकल्स जो प्रेजेंट होता है एवरी फूड में, मतलब एसेंशियल फॉर गेनिंग एनर्जी। एसेंशियल फॉर गेनिंग एनर्जी, एनर्जी का मेन सोर्स है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट से रिलेटेड अगर कुछ डिजीज होगा तो प्रोटीन इज द मैंडेटरी थिंग, प्रोटीन इज द एसेंशियल थिंग। प्रोटीन के हिसाब से अगर जो डिजीज होगा, देयर आर टू डिजीजेस, मैरस्मस, क्वाशियरकर। मैरस्मस, क्वाशियरकर। मैरस्मस एंड क्वाशियरकर, क्वाशियरकर। ओके, मैरस्मस क्या है ना, मैरस्मस कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, इन तीनों का ही जब डेफिशिएंसी दिखने को मिलेगा तब जाके मैरस्मस होगा। वही डिजीज, दैट सेम डिजीज क्वाशियरकर कब बोला जाएगा ना, सिर्फ और सिर्फ जब प्रोटीन डेफिशिएंसी में पाया जाएगा। तो प्रोटीन डेफिशिएंसी में सिर्फ होगा क्वाशियरकर, एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये तीनों का ही जब डेफिशिएंसी मिलेगा, लैक्स होगा, तब होगा क्या, मैरस्मस। मैरस्मस एंड क्वाशियरकर ऑलमोस्ट सेम ही है, बस डिफरेंस इतना सा है कि मैरस्मस एंड क्वाशियरकर एज के हिसाब से नाम दिया गया है। एज के हिसाब से 0 to 1 years चाइल्ड जो होगा उसका क्या होगा, नाम होगा मैरस्मस। आफ्टर 1 year, 1 to 4 years बच्चा जो होता है उसका क्या होगा, क्वाशियरकर होगा। इज इट क्लियर? ओके, तो मैरस्मस में मेन डेफिशिएंसी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ये तीनों का ही डेफिशिएंसी चलेगा। एंड क्वाशियरकर में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन डेफिशिएंसी होगा। क्लियर है ये चीज? सेकेंड, विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज। अब देखो एक बात, प्रोटीन, विटामिन एंड मिनरल्स, है ना। हम जो खाते हैं ना, जो फूड मटेरियल होता है, जो फूड इनटेक करते हैं, तो बेसिकली देयर आर 5 components or 5
मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होता है, जो मौजूद होता है, दैट इज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, दैट 3. फोर्थ वन इज विटामिन्स एंड फिफ्थ वन इज मिनरल्स या मिनरल सॉल्ट्स. ओके, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, इसका डेफिशिएंसी में हमें मिल गया कि मैरस्मस एंड क्वाशियरकर होता है. सेकंड में क्या आया? विटामिन डेफिशिएंसी. विटामिन्स बेसिकली हमारे शरीर में बहुत कम अमाउंट में मिलता है, दैट नीड्स अ वेरी स्मॉलर क्वांटिटी. ओके, तो जो स्मॉलर क्वांटिटी में चाहिए है, भले ही वो स्मॉलर क्वांटिटी में चाहिए, पर दिस इज एसेंशियल, वो स्मॉलर क्वांटिटी होना जरूरी है. ओके, दैट स्मॉलर क्वांटिटी ऑफ द विटामिन्स अगर जितना क्वांटिटी में होना चाहिए वो है तो सही है, अगर ना है तो बात कुछ गड़बड़ है. ठीक है, तो गड़बड़ कहां है ना? विटामिन डेफिशिएंसी में पहले जानना चाहिए कि विटामिन्स क्या क्या है. नेम्स है, देयर इज अ नेम. ओके, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. ए बी सी डी ई एंड के. देयर आर 6 विटामिन्स. विटामिन प्रोनाउंसिएशन सब चलता है, कोई कोई विटामिन्स भी बोलते हैं, कोई कोई विटामिन्स भी बोलते हैं. ओके, तो दिस इज अप टू यू. तो विटामिन ए, तो एक होता है ना कि हम लोगों का क्या नाम है, घर में एक नाम पे मम्मी पापा बुलाते हैं, और स्कूल में जब जाते हैं स्कूल का एक अलग से नाम होता है जो ऑफिशियली लोगों को मतलब एक पहचान होता है ना कि तुम्हें वो वही नाम पे बुलाएंगे. तो दैट नेम इज द ऑफिशियल पर्पस, इज फॉर ऑफिशियल पर्पस. एंड जो घर का नाम होता है तनु, मनु, अनु, ऐसा कुछ होता है. तो ऐसा ही जो घर का नाम है, विटामिन ए नाम है, उसका जो ऑफिशियल नेम है, जो साइंटिफिक नेम है, उसका नाम क्या है? विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है उसका नाम है रेटिनॉल. क्या नाम है? विटामिन ए का और एक नेम है एंड दैट इज रेटिनॉल. तो विटामिन ए फॉर रेटिनॉल. विटामिन B1, अब देखो विटामिन बी में ना देयर आर सो मेनी टाइप्स, देयर आर सो मेनी कैटेगरीज इन विटामिन बी. विटामिन B1, B2, B3 ऐसे करके विटामिन B6, B12 तक है, B1 to B12. पर हम लोगों को इतना जानने का कोई जरूरत अब नहीं है, क्योंकि सिलेबस में, बुक्स में सिर्फ और सिर्फ विटामिन B1 एंड B3 के बारे में ही बोला गया है. तो विटामिन B1 का एक अलग नेम है, विटामिन B3 का और एक अलग नेम है. B1 का ऑफिशियल नेम और साइंटिफिक नेम क्या है? B1 का साइंटिफिक नेम है थियामिन और थायामिन, THIAMIN. B1 का क्या नेम है? देखो, विटामिन B1, थायमिन. विटामिन B3 क्या नेम है इसका? नियासिन. B3 का नेम क्या है? नियासिन. ओके, विटामिन B1, B3 का नियासिन एंड थायमिन हो गया. विटामिन ए के क्या बोले थे? रेटिनॉल. विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनॉल. देन विटामिन सी. अब देखो सी का क्या नाम है? विटामिन सी का नाम है एस्कॉर्बिक एसिड. एस्कॉर्बिक एसिड. एंड लास्टली विटामिन डी. विटामिन डी का क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल. कैल्सीफेरॉल. ओके, अच्छा विटामिन ए लिखना भूल गया. विटामिन ए, B1 थायमिन, B3 नियासिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल एंड विटामिन ए इज क्या नाम है? रेटिनॉल. ओके, तो ये गया साइंटिफिक नेम ऑफ द विटामिन. अब विटामिन बी का जब डेफिशिएंसी होगा तो ऐसा क्या दिक्कत आएगा, क्या डिजीज हो सकता है? पहले आएगा विटामिन ए पर. देखो, भले ही इसको मैं सबसे लास्ट में लिखी है, तो विटामिन ए जिसका नाम है रेटिनॉल, डेफिशिएंसी में क्या दिखने को मिलेगा? डिजीज का नाम क्या है? विटामिन ए डेफिशिएंसी में होता है नाइट ब्लाइंडनेस. क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस. इसका जो डिजीज है दैट इज नाइट ब्लाइंडनेस. ओके, तो नाइट ब्लाइंडनेस विटामिन B1 में क्या दिखा जाएगा? B1 में होगा बेरी बेरी. बी से विटामिन B1 बी एंड बेरी बेरी बी से होगा B1 बेरी बेरी.
B3 जिसका नाम है नियासिन, B1 से बेरी होता है, B3 से क्या होगा, पेलेग्रा, क्या होगा, पेलेग्रा। और एनी काइंड्स ऑफ स्किन इन्फ्लेमेशन, एनी काइंड्स ऑफ स्किन इन्फ्लेमेशन, पेलेग्रा एंड स्किन इन्फ्लेमेशन। हो गया। देखो नेक्स्ट विटामिन सी जिसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी के डेफिशिएंसी में क्या होता है, स्कारवी, गम्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, टीथ में जो टीथ इज एंकर्ड टू द गम, तो गम्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, गम से ब्लीडिंग होगा, गम से ब्लीडिंग होगा, दैट इज द कॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। ठीक है, तो विटामिन सी से क्या होता है, स्कारवी। एंड विटामिन डी क्या है, विटामिन डी से जिसका नाम है कैल्सीफेरॉल, तो विटामिन डी डेफिशिएंसी में क्या होगा, रिकेट्स, क्या होगा, रिकेट्स। ओके, देखो विटामिन B1, B3, C, D, A, एक बार मैं इसको मिटा रही हूं, डिजीज नेम लिखेंगे हम। ओके, अब देखो विटामिन ए डेफिशिएंसी में डिजीज का नाम क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन B1 डेफिशिएंसी में क्या होता है, मेरे साथ साथ बोलते जाओ, क्या होता है, बेरी। ओके, नेक्स्ट विटामिन B3, B3 में क्या होता है, क्या बोली मैं, पेलेग्रा, क्या होगा, पेलेग्रा। एंड स्किन इन्फ्लेमेशन, पेलेग्रा एंड स्किन इन्फ्लेमेशन। ओके, विटामिन सी में क्या होता है, सी डेफिशिएंसी में क्या होगा, स्कारवी, क्या होगा, स्कारवी। एंड लास्ट विटामिन डी जिसका नाम है कैल्सीफेरॉल, डेफिशिएंसी में क्या डिजीज आएगा, रिकेट्स, रिकेट और रिकेट्स। ओके, तो विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन B3, B1 एंड ए। और एक बार रट्टा लगाएंगे, विटामिन ए का नाम क्या है, रेटिनॉल, विटामिन B1 का नाम क्या है, थायामिन, विटामिन B3 का नाम क्या है, नियासिन, विटामिन सी का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। क्लियर। डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी, पेलेग्रा एंड स्किन इन्फ्लेमेशन, स्कारवी एंड रिकेट्स। ओके, तो जब डेफिशिएंसी है तो डेफिशिएंसी तो बस डेफिशिएंसी के रूप में ही छोड़ देंगे, ये तो नहीं होना चाहिए ना। तो डेफिशिएंसी मतलब उसको जो स्मॉलर क्वांटिटी में प्रेजेंट होना चाहिए, जितना अमाउंट में होना चाहिए उस अमाउंट में उसको मतलब फिल अप करना है। कम है सही है, पर वो कम तो पूरा जीवन कम पे तो नहीं रह सकता। वो कम जो है विटामिन ए कम है सही है, पर इसको कैसे बढ़ाएंगे, क्वांटिटी पे लाएंगे कैसे। विटामिन ए जो फूड में पाया जाता है वो फूड इंटेक करना पड़ेगा, वो फूड खाना पड़ेगा। विटामिन ए और एक्स्ट्रा अमाउंट में लेना पड़ेगा बाहर से। तो वो बाहर से जो लेंगे तो कैसे लेंगे, खाना पड़ेगा। विटामिन ए कहां मिलते हैं, विटामिन ए मिलते हैं एनी काइंड्स ऑफ येलो वेजिटेबल्स एंड येलो फूड। कैरेट, विटामिन ए सबसे ज्यादा मिलते हैं कैरेट्स में, कैरेट्स एंड एनी काइंड ऑफ येलोइश वेजिटेबल्स। ओके, विटामिन B1 कॉजिंग डिजीज है बेरी, कहां मिलते हैं, लेग्यूम्स, दाल खाने में विटामिन B1 का मतलब फिलअप हो सकता है। विटामिन बी का जो डेफिशिएंसी है वो ना होकर एकदम सही अमाउंट में हम ला सकते हैं विटामिन B1 को। ओके, तो लेग्यूम्स खाना चाहिए, होल ग्रेन्स खाना चाहिए, चना दाल ऐसे खाना चाहिए विटामिन B1 के लिए। नेक्स्ट विटामिन B3 पेलेग्रा एंड स्किन इन्फ्लेमेशन। विटामिन B3 के लिए क्या खाना चाहिए, वही दाल, एग्स, मिल्क, ये सब खाना चाहिए, दूध पीना चाहिए, एग्स खाना चाहिए, अंडा खाना चाहिए, एंड चना एंड लेग्यूम्स, दाल टाइप का जो खाना है वो सब लेना चाहिए फॉर विटामिन B3 के ये सोर्स है। देन विटामिन सी एंड विटामिन डी। अब देखो विटामिन सी में एक नेम है लास्ट में, एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और कोई विटामिन में ऐसे लास्ट में ना एसिड नाम नहीं है।
तो एक चीज समझ जाना यहीं से कि विटामिन सी का जो नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब साइट्रस फूड में वो मिलने वाला है, साइट्रस फ्रूट एंड चिली। ओके, चिली में मिलता है विटामिन सी सबसे ज्यादा अमाउंट में, एंड साइट्रस फ्रूट। ओके, तो विटामिन सी क्या नेम है? एस्कॉर्बिक एसिड। ओके, तो विटामिन सी का नेम है एस्कॉर्बिक एसिड, मतलब कहां मिलेगा, किस फूड में ये मिलेगा? एनी काइंड्स ऑफ साइट्रस फ्रूट एंड चिली में मिलेगा। ओके, एंड विटामिन डी लास्ट। विटामिन डी कहां मिलेगा? विटामिन डी का सोर्स, मेजर सोर्स क्या है पता है? धूप, सनलाइट। विटामिन डी का सबसे बड़ा सोर्स है सनलाइट, एंड मिल्क से मिल सकता है, एग्स खाने में, मतलब एग्स खाना चाहिए, मिल्क दूध पीना चाहिए, एंड सनलाइट इज द मेन सोर्स ऑफ विटामिन डी। ये विटामिन डेफिशिएंसी हो गया। नेक्स्ट आ रहा है मिनरल डेफिशिएंसी। बेटा मिनरल डेफिशिएंसी है क्या? वही 5 चीज जो मैंने बोली है, ये गांठ बांध लो कि जो 5 चीजें खाना में जरूर होना चाहिए। फर्स्ट वन इज कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड वन इज प्रोटीन, थर्ड वन इज फैट, फोर्थ वन इज विटामिन एंड फिफ्थ वन इज मिनरल सॉल्ट्स। ये 4 तो हो गया, अब बचा क्या? मिनरल एंड मिनरल सॉल्ट्स। मिनरल क्या है? मैक्सिमली इट इज प्रेजेंट इन वाटर। कैल्शियम मिनरल है, फॉस्फेट मिनरल है, सोडियम मिनरल है, मैग्नीशियम मिनरल है, आयरन मिनरल है, मॉलिब्डेनम मिनरल है, आयोडीन मिनरल है। ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मिनरल और मिनरल सॉल्ट्स। तो मैक्सिमली जब भी मिनरल की बात करेंगे, मिनरल वर्ड यूज करेंगे, तो मिनरल्स वर्ड से ही पहले आ जाते हैं को क्या? कैल्शियम। तो कैल्शियम इज नेसेसरी फॉर योर बोन्स एंड टीथ। जो वीक बोन्स होता है ना, वीक बोन्स एंड ब्रिटल बोन्स के लिए, एंड फॉर टीथ यू नीड कैल्शियम। ओके, तो कैल्शियम डेफिशिएंसी में क्या होता है ना? कैल्शियम डेफिशिएंसी में होता है वीक एंड ब्रिटल बोन्स एंड टीथ। ये हो गया। कैल्शियम कहां मिलेगा? ऐसा कौन सा फूड है, क्या क्या फूड है जिसमें कैल्शियम सबसे ज्यादा अमाउंट में मिल सकता है? मिल्क। ओके, एग्स सबसे ज्यादा अमाउंट में मिलेगा कैल्शियम। ओके, मिल्क में, एग्स में। तो मिल्क एंड एग इज सो मच नेसेसरी टू टेक। ओके, नेक्स्ट मिनरल क्या है? कैल्शियम के बाद आएगा सोडियम। सबसे इंपॉर्टेंट है कैल्शियम, इसीलिए वो नंबर 1 में है। उससे कम, उससे थोड़ी बहुत कम सोडियम है, सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम के ही और एक ट्विन ब्रदर है पोटेशियम। सोडियम जब बोलेंगे तो पोटेशियम आएगा ही आएगा, वो छोड़ नहीं सकते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम, तो सोडियम एंड पोटेशियम भाई भाई जैसा है। तो सोडियम एंड पोटेशियम का जब डेफिशिएंसी होगा तो ऐसा क्या दिक्कत हो सकता है ना? सोडियम एंड पोटेशियम का जब दिक्कत होगा, मसल कंट्रैक्शन सही से नहीं हो पाएगा, मस्कुलर एट्रोफी हो सकता है, मसल में पेन होगा, एक्सटर्नली पेन हो सकता है। ओके, एक्सटर्नल पेन होगा, मसल पेन होगा, एंड मेजॉरली सोडियम डेफिशिएंसी में डिहाइड्रेशन होता है। क्या होता है? डिहाइड्रेशन, पानी की कमियां। ओके, तो सोडियम एंड पोटेशियम। ओके, तो सोडियम कहां मिलने वाला है? सोडियम का सोर्स है सबसे ज्यादा टेबल सॉल्ट एंड सी फूड एंड टेबल सॉल्ट। हो गया। नेक्स्ट आयरन। आयरन डेफिशिएंसी में क्या होता है? ये सबको पता है। आयरन डेफिशिएंसी में ऐसा कौन सा डिजीज होता है? आयरन जब कम हो जाएगा, एनीमिया। क्या डिजीज होगा? एनीमिया। एनीमिया का स्पेलिंग पे ध्यान रखना, इसका स्पेलिंग थोड़ा अलग है, थोड़ा डिफरेंट है। ANAEMIA, एनीमिया। ओके, तो आयरन डिफिशियंसी में अनीमिया होता है। एंड आयरन कौन सा ऐसा फूड है, क्या क्या फूड है जहां आयरन सबसे ज्यादा मिलता है? मिल्क में आयरन बहुत ज्यादा है। ठीक है, मिल्क में आयरन बहुत ज्यादा मिलता है। एंड लास्ट वन इज आयोडीन। आयोडीन क्या है ना? आयोडीन डेफिशिएंसी में क्या होता है? गॉइटर। क्या होगा? डिजीज का नेम क्या है? गॉइटर। तो आयोडीन सबसे ज्यादा कहां मिलेगा? वही टेबल सॉल्ट में मिलेगा। ठीक है, टेबल सॉल्ट में आयोडीन मिलता है। ये हो गया मिनरल्स डेफिशिएंसी डिजीज। ठीक है,
फिजिकल एंड केमिकल एजेंट एंड एलर्जी। अब बाकी है, देखो तो ये नंबर 1 हो गया कि डाइटरी डेफिशिएंसी डिजीज, मतलब डाइट में जो जो चीजें होता है अगर उसकी कमियां हो जाए तो क्या होगा। प्रोटीन डेफिशिएंसी में मैरस्मस एंड क्वाशियरकर होता है। देखो प्रोटीन एक्चुअली ना काम क्या करते हैं, प्रोटीन फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी, फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। तो जब ग्रोथ नहीं हो पाएगा, प्रोटीन नहीं है मतलब ग्रोथ नहीं होगा, प्रोटीन नहीं है मतलब बॉडी का रिपेयर नहीं होगा। तो ग्रोथ एंड रिपेयर जब नहीं होगा तो मैरस्मस है क्या, ये डिजीज का सिम्टम क्या है, क्वाशियर का सिम्टम्स क्या है ना। मैरस्मस क्वाशियर का बस कुछ नहीं है, बॉडी का ग्रोथ अच्छा नहीं होगा, ग्रोथ बंद हो जाएगा, बॉडी का जो रिपेयर मैकेनिज्म है, बोन्स का जो रिपेयर मैकेनिज्म है वो नहीं होगा अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाए तब। ओके, सेकेंड इज विटामिन डेफिशिएंसी, A, B, C, D, E and K, देयर आर 6 विटामिन्स इन आवर लिस्ट। तो बुक्स में बस 6 विटामिन नहीं है। विटामिन A है जिसका नाम है रेटिनॉल, विटामिन B1 जिसका नाम है थायामिन, विटामिन B3 जिसका नेम है नियासिन, विटामिन C जिसका नाम है अस्कॉर्बिक एसिड एंड लास्टली विटामिन D जिसका नेम है कैल्सीफेरॉल। तो डिजीज का नाम ये देखो यहाँ लिखा हुआ है। एंड लास्टली मिनरल डेफिशिएंसी, मिनरल डेफिशिएंसी मतलब मिनरल सॉल्ट्स जो चाहिए था वो नहीं होगा, वो नहीं है, वो अमाउंट में बहुत कम है। तो इसीलिए मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज क्या क्या हो सकता है। एक तो फर्स्ट ही कैल्शियम, कैल्शियम डेफिशिएंसी में क्या होगा, वीक एंड ब्रिटल बोन्स एंड टीथ्स। देन आएगा क्या, सोडियम एंड पोटेशियम डेफिशिएंसी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा बॉडी का। देन आएगा आयरन, एनीमिया हो जाएगा। देन आयोडीन, ग्वाइटर हो जाएगा। इतना तक क्लियर है? आई थिंक आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट। ओके, आई एम गिविंग 2 seconds to screenshot. You just take a screenshot. Okay. Okay. So all these are the physical and chemical agents that cause some diseases. ये वाला पार्ट हो गया। चलो, take a screenshot and I will erase it. देखो नेक्स्ट क्या है, एलर्जी। एलर्जी मतलब स्पेसिफिक पर्सन इज एलर्जिक टू स्पेसिफिक सब्सटेंस। एलर्जी में होता क्या है ना, किसी किसी का एज्मा हो जाता है, अस्थमा जिसको बोलते हैं, अस्थमा हो जाता है, एक्जिमा हो सकता है, एलर्जी में अस्थमा हो सकता है, एक्जिमा हो सकता है, मतलब दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। तो जो एक चीज मैं बोली ना कि स्पेसिफिक पर्सन इज एलर्जिक टू स्पेसिफिक सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड एलर्जेन। जिस एजेंट से या जिस सब्सटेंस से मेरा एलर्जी होगा उस सब्सटेंस को हम कहेंगे एलर्जेन, दैट इज कॉल्ड एलर्जेन। व्हाट इज एलर्जेन? एलर्जेन इज दैट सब्सटेंस which may cause the symptoms of allergy. एक्जिमा एलर्जिक रिएक्शन है, अस्थमा एलर्जिक रिएक्शन है। तो व्हाट इज एलर्जी ना, एलर्जी बस कुछ नहीं है, मतलब देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस जिसके लिए एलर्जिक रिएक्शंस हमारे शरीर में होता है। रेडनेस हो जाता है कभी कभी, इचिंग हो सकता है कभी कभी, एक्जिमा हो जाता है, अस्थमा हो सकता है। तो ऑल दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। ओके, तो ऐसा सब्सटेंसेस क्या क्या हो सकता है जो सब्सटेंस एलर्जेन है, जो सब्सटेंस के लिए एलर्जी हो सकता है। डस्ट, फर्स्ट थिंग इज डस्ट, डस्ट एलर्जी होता है। सेकंड स्पोर एलर्जी, स्पोर। थर्ड पोलन एलर्जी होता है, पोलन, डस्ट है, स्पोर है, पोलन है। फोर्थ नंबर पे है देयर इज सम स्पेसिफिक क्लोथ्स, सर्टेन क्लोथ्स, कपड़ा। तो किसी किसी का ऐसा है कि वो टाइप का जो कपड़ा है वो नहीं पहन सकते क्योंकि उसमें थोड़ा रेडनेस हो जाता है, स्किन पे इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं। ओके, तो स्पेसिफिक क्लोथ्स और सर्टेन क्लोथ्स एंड यस ऑफ कोर्स द मेजर सोर्स ऑफ एलर्जी इज सम काइंड्स ऑफ मेडिसिन और ड्रग्स। मेडिसिन और ड्रग्स एक एलर्जिक रिएक्शन डाल सकते हैं। तो ऑल दीज आर द सब्सटेंसेस, ऑल दीज आर द एलर्जेन which may cause allergy in a body. क्लियर है? तो बेसिकली एलर्जी अफेक्ट करता है शरीर में। तो ऐसा कौन सा सिस्टम में अफेक्ट करता है, कहां कहां इसको अफेक्ट करते हैं, एलर्जी कहां अफेक्ट करते हैं हमारे शरीर में अगर होगा? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, मतलब ब्रीदिंग मैकेनिज्म में वो इन्फेक्ट करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में इन्फेक्ट करेगा,
ओके, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में वो अफेक्ट कर सकता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में एस्थमा, एस्थमा का मतलब सिम्टम्स क्या है, व्हाट इज एस्थमा? अच्छे से सांसें नहीं ले सकेंगे, ऑक्सीजन को प्रॉपरली नहीं इनहेल कर पाएंगे, दैट इज एस्थमा। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो अफेक्ट करेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम में अफेक्ट करेगा। तो मेजरली रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सभी है जहां एलर्जी सबसे ज्यादा कॉज करता है। ओके, तो इट इज द टोटल अबाउट द एलर्जी। थर्ड वन इज physical and chemical agent. Now we will come to the point, physical agent and chemical agent. सुनने में थोड़ा ऑड लगेगा कि डिजीज पढ़ रहे हैं, इसमें केमिकल एजेंट, फिजिकल एजेंट, ऐसा है क्या भाई? ना फिजिकल एजेंट का मतलब है, कभी कभी ऐसा देखते हैं कि बहुत गर्मी में क्या होता है कि सन बर्न हो जाता है, इसको बोलते हैं सन बर्न। सनलाइट में निकलते हैं, धूप में निकलते हैं, किसी किसी का स्किन क्या होता है कि पूरा रेड हो जाते हैं, पूरा रेड होकर वो क्या कालापन पड़ जाते हैं, तो दैट इज द सन बर्न, वो जल जाते हैं, स्किन जल जाते हैं, दैट इज सन बर्न। फिजिकल एजेंट से और एक चीज है, दैट इज हीट स्ट्रोक। सन बर्न एंड हीट स्ट्रोक इज ड्यू टू द फिजिकल एजेंट। हीट स्ट्रोक होता है, सन बर्न हो सकता है, दैट इज द पॉइंट ड्यू टू फिजिकल एजेंट। एंड व्हाट इज द केमिकल एजेंट? ना केमिकल एजेंट क्या है? अच्छा, एलर्जिक रिएक्शन है क्या? स्पोर, पोलेन, डस्ट, ड्रग्स। ओके, तो फिजिकल एंड केमिकल एजेंट में फिजिकल एजेंट क्या है ना? फिजिकल एजेंट है इट मे कॉज ड्यू टू फिजिकल एजेंट। सनबर्न फिजिकल एजेंट से होता है, सनलाइट से होता है। ओके, सनबर्न एंड हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक ऐसे ही कुछ केमिकल एजेंट भी है, मतलब केमिकल से होता है। अब सोचना पड़ेगा कि केमिकल कहां कहां पाया जाता है। केमिकल स्नेक बाइट से पाया जाता है। स्नेक बाइट मतलब स्नेक का जो वेनम है ना, तो वही वेनम इज द केमिकल, जो केमिकल एजेंट है। तो स्नेक बाइट से हो सकता है। पॉइजन ऑफ प्लांट्स, ऐसा ढेर सारा प्लांट्स होता है जिस प्लांट से पॉइजन मिलता है, मतलब उसमें से कुछ केमिकल्स रिलीज होता है, दैट केमिकल इज बीइंग पॉइजनस फॉर अस। ओके, तो पॉइजन ऑफ प्लांट्स, पॉइजन ऑफ प्लांट्स। पोटेशियम साइनाइड, third chemical agent is potassium cyanide. All these are the agents. All these are the agents. Snake bite agent है, poison of plants agent है, and potassium cyanide agent है, mercury agent है, lead agent है। ठीक है, lead, mercury, potassium cyanide। नेक्स्ट टॉपिक इज स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। देखो, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का पार्ट हो गया, फिनिश्ड। अब आएगा कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में थोड़ी बहुत जान पहचान हम लोगों को है। कम्युनिकेबल डिजीज ऐसा कौन सा डिजीज है, ऐसा क्या क्या डिजीज है? कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या है ना? कम्युनिकेबल डिजीज स्पेशली दोज डिजीजेस which can transmit from an infected person to the healthy person। infected person से healthy person में, एक normal person में जो disease transmit हो सकता है, transmissible हो सकता है, that is called communicable disease। तो वो जो communicable disease है वो कैसे spread करेगा, मतलब ऐसा क्या क्या शर्त है, ऐसा क्या क्या conditions है जहां वो कम्युनिकेबल डिजीज ट्रांसमिसिबल होता है। ओके, तो स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज।
नंबर 1, फर्स्ट थिंग इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से ये डिजीज हो सकता है। क्या लिखोगे? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट वन इज, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट तो हो गया, नेक्स्ट वन इज टचिंग एंड शेयरिंग द आइटम्स। जो वो इन्फेक्टेड पर्सन जो आइटम्स जो चीजों को इस्तेमाल करते हैं, अगर वो हम भी इस्तेमाल करेंगे, उसका यूज हम भी करेंगे, वो चीजों को शेयर करेंगे, वो मेरे साथ अगर वो चीजों को शेयर करेंगे, तो ये एक चांस हो सकता है मेरा भी वो डिजीज हो सकता है। तो टचिंग एंड शेयरिंग द आइटम्स, जैसे कि वो जिस बर्तन पे खाना खाते हैं, दैट यूटेंशिल्स, दैट हैंकी, हैंकरचिप जो यूज करते हैं, कॉम्ब जिसपे कॉम्बिंग करते हैं, तो कॉम्ब, यूटेंसिल्स, हैंडकरचिप्स, ऑल दिस आर द आइटम्स दैट पर्सन, टॉवेल्स, नहाने के लिए जो टॉवेल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, दैट टॉवेल्स, कॉम्ब, यूटेंसिल्स, ऑल आर द आइटम्स जिसके लिए वो कम्युनिकेबल डिजीज जो होता है वो ट्रांसमिसिबल होता है, फैल सकता है। ठीक है, तो टचिंग एंड शेयरिंग द आइटम्स, शेयरिंग द आइटम्स हो गया। नंबर 3, मेजर सोर्स। ठीक है, क्या है? कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वाटर। सबसे ज्यादा डिजीज, कम्युनिकेबल डिजीज सबसे ज्यादा कैसे होता है? फूड से एंड वाटर से। घूमने गए, पी लिए पानी, नहीं दिखे कहां का है, कहां से आए, वो पानी पीने का है या नहीं है, बस मिले, प्यास लगे, पी लिए, तब तो कुछ नहीं होने वाला है, होगा बाद में जाके होगा। तो दैट कंटामिनेटेड वाटर में कॉज द कम्युनिकेबल डिजीज लाइक टाइफॉइड मेनली, कोलेरा मेनली। ओके, तो कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड कॉन्टेमिनेटेड वाटर से सबसे ज्यादा अमाउंट में कम्युनिकेबल डिजीज फैलता है। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है? contaminated food and water। अब देखो फोर्थ पॉइंट क्या है? छींकना, स्नीजिंग। कॉमन कोल्ड इज वेरी कॉमन फॉर पीपल। जो सबसे बड़ा एंड सबसे मतलब क्या बोलो, एक इंसान में सबसे ज्यादा जो डिजीज अफेक्ट करता है दैट इज कॉमन कोल्ड। एक साल में कम से कम 3 से 4 बार तो होता ही है। ठीक है, तो दैट कॉमन कोल्ड इज वेरी मच कॉमन, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज, ना तो सिर्फ कोल्ड है, इसका नेम है कॉमन कोल्ड, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉमन है इसीलिए इसका नेम है कॉमन कोल्ड। तो कॉमन कोल्ड का एक सबसे बड़ा सिम्टम क्या है कि वी स्नीज, छींकते हैं बहुत ज्यादा। तो छींकते हैं, तो छींकने में वो छींक पे क्या होता है? दैट जर्म्स विच में कॉज द कॉमन कोल्ड, दैट वायरसेस, दैट बैक्टीरिया, ओके, विच इज प्रेजेंट इन दैट स्नीजिंग। तो जब छींकते हैं, जब स्नीजिंग होता है, स्नीजिंग में, कफिंग में, खांसी, क्या चीजें हैं? स्नीजिंग एंड कफिंग से वो जो ड्रॉपलेट्स होता है, दैट ड्रॉपलेट्स डायरेक्टली गो टू द एयर, मिक्स्ड विद द एयर, एटमॉस्फेरिक एयर जो है उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाता है। तो स्नीजिंग एंड कफिंग से भी कम्युनिकेबल डिजीज होता है। स्नीजिंग एंड कफिंग, स्नीजिंग एंड कफिंग। फिफ्थ पॉइंट, सबके घर में है, सबके घर में, मेरे घर में भी है, तुम्हारे घर में भी है, हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटोज। हाउस फ्लाई एंड मॉस्किटोज। हाउस फ्लाई क्या करते हैं? वो कोई एक गार्बेज में बैठेंगे या तो सीवेज पे बैठेंगे, वहां से फ्लाई करके आएंगे, कहां बैठेगा? देन
वहां से गार्बेज लेके आए हैं, कहां देंगे वो गार्बेज? तुम्हारे फूड में देंगे जो तुम खाने वाले हो। अगले 2-3 घंटों में जो मील तुम लोगे, उस मील पे वो गार्बेज से आकर, वो सीवेज से आकर, वो जो डिजीज कॉजिंग एजेंट है, वो एजेंट को वहां मिला देंगे। तो हाउस फ्लाई एंड मॉस्क्यूटोज, मॉस्क्यूटो बोर्न डिजीज क्या है? मलेरिया। ओके, तो हाउस फ्लाई एंड मॉस्क्यूटोज, ठीक है। 5th पॉइंट, मॉस्क्यूटोज एंड हाउस फ्लाई हो गया। तो स्प्रेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, इट इज सो इजी बेटा, इट इज सो इजी। कैसे स्प्रेड करता है कम्युनिकेबल डिजीज? मतलब जहां कॉन्टेमिनेशन हो सकता है, जो कम्युनिकेट, जहां मतलब एक जगह है जहां कम्युनिकेशन का एक, क्या बोलूं, चांस है जहां एक कम्युनिकेशन का, तो वही ये हो सकता है। तो फर्स्ट चांस इज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, second chance is touching and sharing the items like utensils, comb, towels, etc, etc, etc. Okay, third one is contaminated food and water, sneezing and coughing, mosquitoes and house fly. ये हम लोगों का हो गया। आंसर में ये हो गया, आई थिंक ये हो गया। देखो, बेहतर होगा ना अगर तुम इसको कॉपी में एंड पेन से वो लिखोगे। स्क्रीनशॉट लेना सबसे इजीएस्ट तरीका है, पर अगर तुम मेरे साथ साथ लिखते जाओगे तो इट विल बी बेटर, ठीक है। अगर तुम लिख रहे हो तो देन इट इज वेरी गुड, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेना वो तो मतलब एज यूजुअल जो हम करते हैं, ठीक है। तो टेक ए स्क्रीनशॉट और यू हैव रिटन इट, देन इट इज वेरी गुड, आई अप्रिशिएट इट। तो कैन आई इरेज इट? ओके, दिस इज कॉज्ड बाय वर्म्स, कॉज्ड बाय वर्म्स। देखो, एस्करियासिस, एस्करियासिस, टेनियासिस, एस्करियासिस, टेनियासिस एंड तुम्हारे बुक में इसका नाम जो है वो एलिफेंटियासिस लिखे हैं। उसका जो कॉमन नेम है, एक्चुअली दैट मोर common, the name is which is more common, that is filariasis. Filariasis उसका और एक नेम है, that is elephantiasis, क्योंकि उसका जो सिम्टम है elephantiasis मतलब एलिफेंट। तो एलिफेंट मतलब सोच रहे हो एलिफेंट का मतलब क्या है? जब भी एलिफेंट बोलेंगे तो क्या इमेज तुम्हारे दिमाग में पहले आएगा कि मोटा, एकदम मोटा। तो जिस इंसान का फाइलेरियसिस होगा, उसका जो पैर है वो लेग्स पूरा एकदम हाथी का पैर जैसा लगेगा, हाथी का पैर जैसा लगेगा, इसीलिए उसका नेम डिजीज का नेम ही रख दिया गया है कि एलिफेंटियासिस। बाबू, तुम एलिफेंटियासिस सुनकर ही पता लगा लो, बस सोच लो कि उसका पैर एकदम इतना मोटा लगेगा। तो एलिफेंटियासिस और फाइलेरियसिस, ओके। एलिफेंटियासिस। अब देखो, व्हाट इज एस्केरियासिस, व्हाट इज टेनियासिस एंड व्हाट इज एलिफेंटियासिस। एस्केरियासिस का जो डिजीज, एस्केरियासिस जो डिजीज है वो उसका जो वर्म है दैट इज टेनिया, टेनिया सोलियम से एस्केरियासिस होता है। टेनियासिस सॉरी एस्केरियासिस होता है एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। आई एम वेरी सॉरी, एस्केरियासिस जो डिजीज है उसका जो वर्म है, वर्म का नेम क्या है, मतलब एजेंट क्या है? एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइडिस। क्या नेम है? एस्केरिस, ओके। टेनियासिस का वर्म का नेम क्या है? टेनियासिस डिजीज कौन कॉज करता है? टेनिया सोलियम, टेनिया, बस टेनिया याद रखो, चल जाएगा काम। लास्टली एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस। नाम बहुत बड़ा नाम है, नाम याद रखने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम लोगों का बुक्स में भी नहीं है वो। माइकोबैक्टीरियम नहीं, मैं बैक्टीरियम में ही अभी भी पढ़ी हूं। एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस मतलब वुचेरेरिया बेनक्रॉफ्टी, वुचेरेरिया नाम की एक वर्म है विच कैन कॉज एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस, पर एक्चुअली एलिफेंटियासिस फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो कॉज करता है। फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो, बस खत्म, ओके। Disease caused by worms
एस्केरियासिस, टेनियासिस एंड एलिफेंटियासिस। एस्केरियासिस एस्कारिस से होता है, टेनियासिस टेनिया से होता है, एलिफेंटियासिस फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो बाइटिंग से होता है, मॉस्किटो बाइटिंग से जनरली होता है। ओके, लिख लो इसको एक बार, देख लो, रट लो एक बार और भी, ठीक है। देन टाटा। देखो, नेक्स्ट पार्ट इज डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स। डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसा क्या क्या मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसके लिए डिजीज होता है? मेजरली वायरस, बैक्टीरिया, वर्म्स एंड प्रोटोजोआ। याद रखना, देयर आर 4 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स: वायरस, बैक्टीरिया, वर्म्स, प्रोटोजोआ। वायरस, बैक्टीरिया, वर्म, प्रोटोजोआ। तो फर्स्ट वी विल लर्न डिजीज कॉज्ड बाय वायरसेस। चलो स्टार्ट। डिजीज कॉज्ड बाय वायरस। मम्प्स, नेम लिखते जाओ। देखो, वायरल डिजीज का नेम्स ऐसा क्या क्या है, ऐसा वायरल डिजीजेस क्या है? वायरस के हिसाब से जो स्प्रेड होगा, वायरस जो स्प्रेड करेगा जो डिजीज, दैट इज कॉल्ड वायरल डिजीज। ओके, कॉमन कोल्ड वायरल डिजीज है, नंबर 1। कॉमन कोल्ड। नंबर 2, mumps. Number 3, measles. Number 4, हेपाटाइटिस, जिसको हम जॉन्डिस बोलते हैं, हेपाटाइटिस। मम्प्स, measles, हेपाटाइटिस। देन नंबर 5, पोलियो। नंबर 6, स्मॉल पॉक्स। ओके, तो ऑल दिस आर द वायरल डिजीज। ठीक है, अब देखो कॉमन कोल्ड। बेटा कॉमन कोल्ड क्या है? बहुत ज्यादा ठंड लग जाते हैं, विंटर पड़ गए और क्या होता है, सीजनल चेंज में एक डिजीज बहुत कॉमन है। हर इंसान का एक बार तो होगा ही होगा, दैट इज कॉमन कोल्ड। ठंड लगेगा, बुखार आएगा, स्नीजिंग एंड कफिंग आर द मोस्ट क्या बोलूं, आम जो सिम्टम्स है। एंड देन वी विल टेक एंटीबायोटिक्स और समथिंग एल्स, मेडिसिन लेंगे, दवाई लेंगे एंड रिकवर हो जाएंगे। तो कॉमन कोल्ड। सेकेंड, माम्स क्या है? अब देखो, डिजीज का नेम क्या है? माम्स है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है, क्या है? मतलब मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब क्या है ना, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज, ये डिजीज ट्रांसमिट कैसे होते हैं, कैसा मतलब डिजीज कॉजिंग फेज क्या है, डिजीज कैसे कॉज होता है। ओके, तो माम्स कैसे होता है ना, माम्स होता है पैरोटिड ग्लैंड। ओके, हियर तो पैरोटिड ग्लैंड का जो स्वेलिंग है, इन्फेक्शन है, दैट इज द स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड इज माम्स। उस पेशेंट को क्या करते हैं हम? आइसोलेट करके अलग से रखते हैं। आइसोलेशन मतलब अलग से रखना। तो आइसोलेशन ऑफ द पेशेंट इज द मेन ट्रीटमेंट ऑफ माम्स। उसका रीजन क्या है? मतलब एज इट इज कम्युनिकेबल डिजीज। यस ना, इट इज कम्युनिकेबल डिजीज, तब जाके उसको अलग से रखना पड़ता है। ठीक है, तो माम्स इज द नेम ऑफ डिजीज एंड इसमें क्या होता है ना, स्वेलिंग ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स। इलाज क्या है ना, इलाज है पहले उसको आइसोलेट करके अलग कमरे में उसको रखो। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मीजल्स। mumps, measles, hepatitis, polio and smallpox, and there is also a disease that is rabies. That is rabies. क्या है देखो, mumps कैसे होता है ना, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ये मेनली होता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन वही चीज जो बस
2-3 मिनट आगे मैं बोल दी कि व्हाट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, या तो जो डायरेक्ट कांटेक्ट होता है उस पेशेंट के साथ इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो होता है दैट इज डायरेक्ट कांटेक्ट। ओके, तो इससे मम्स होता है। देन मीजल्स, मीजल्स क्या है देखो, नेजल डिस्चार्ज क्या है, नेजल डिस्चार्ज एंड रेडनेस ऑफ आईज, नेजल डिस्चार्ज एंड रेडनेस ऑफ आईज, आंखें लाल हो जाएगा, यही सिम्टम्स है मीजल्स का। ऑफ कोर्स बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, सिम्टम्स क्या है, नेजल डिस्चार्ज होगा, रेडनेस ऑफ आईज होगा, बस यही और कुछ ना। नेक्स्ट हेपेटाइटिस, जॉन्डिस पता है ना, हेपेटाइटिस का जो कॉमन नेम है दैट इज जॉन्डिस। जॉन्डिस का सिम्टम्स आई थिंक सबको पता है, ये पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। येलोइज स्किन, येलोइज आईज, येलोइज यूरिन, द कलर ऑफ स्किन, आईज एंड यूरिन विल बी येलो, ठीक है। नेक्स्ट, एक्चुअली ना हेपेटाइटिस इज अ डिजीज ऑफ लिवर, लिवर का डिजीज है, जॉन्डिस लिवर का डिजीज है बेसिकली। ओके, नेक्स्ट इज पोलियो, या तो पोलियोलाइटिस बोलते हैं इसको, पोलियो और पोलियोलाइटिस क्या है, लिम्स एंड मसल्स का पैरालाइज्ड हो जाना इज पोलियो, लिम्स एंड मसल्स का पैरालाइज्ड हो जाना इज कॉल्ड पोलियो और पोलियोलाइटिस, ठीक है, यही है पोलियो। स्मॉल पॉक्स क्या है, स्मॉल पॉक्स एक्चुअली स्मॉल पास्चल्स ऑफ द बॉडी, इसका जो खासियत है वो क्या है ना, पास्चल्स, पास्चल्स। ओके, तो जो डिस्चार्ज होता है पास्चल से, द डिस्चार्ज फ्रॉम द स्मॉल पास्चल्स ऑफ द बॉडी कैन कॉज स्मॉल पॉक्स फॉर अ हेल्दी पर्सन। ओके, पास्चल से जो चीजें डिस्चार्ज होता है, ठीक है, एलिमिनेट ना, जो चीज डिस्चार्ज होता है, ओके, डिस्चार्ज इज द सही टर्म, तो डिस्चार्ज जो चीज होता है पास्चल्स से, इट विल कॉज स्मॉल पॉक्स। लास्ट वन इज रबीज, रबीज के बारे में आई थिंक सबको पता है, व्हाट इज रबीज, रबीज वायरस, रबीज क्या है, हम अक्सर कहते हैं कि मुझे क्या पगला कुत्ता ने काट दिए हैं क्या, पगला कुत्ता मतलब मैड डॉग, मैड कैट, मैड बैट, उसका सलाइवा में अगर वो काट दिए ना, मैड डॉग, मैड कैट एंड मैड बैट, अगर किसी इंसान को काट दिए हैं, बाइट कर दिए हैं, तब जाके उसमें रबीज वायरस मिलता है, जो रैबीज वायरस क्या कॉज करता है, रैबीज डिजीज कॉज करता है। तो बात वही है कि रैबीज इज द वायरल डिजीज, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है ना, बाइटिंग फ्रॉम मैड डॉग, मैड कैट एंड मैड बैट। ओके, दैट इज द रेबीज, एंड इसका इलाज क्या है ना, रैबीज वैक्सीन है, एंटी रैबीज वैक्सीन लेना पड़ता है, तो एंटी रैबीज वैक्सीन इज द इलाज, इज द ट्रीटमेंट फॉर रैबीज डिजीज। स्मॉल पॉक्स ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड से इसको इराडिकेट हो गया है, इसका इराडिकेशन हो गया है स्मॉल पॉक्स का, ऑलमोस्ट इंडिया से तो है ही, ऑलमोस्ट ओवरऑल वर्ल्ड से भी इसको इराडिकेट कर दिया गया है। ओके, वी आर वेरी लकी एक्चुअली। तो पोलियो क्या है ना, लिम्स का एंड मसल्स का पैरालाइसिस, पोलियो। हेपेटाइटिस लिवर का डिजीज है। मिजल्स क्या है ना, नेजल डिस्चार्ज से मिजल्स होता है, एंड रेडनेस ऑफ आईज, ये मिजल्स का पहचान है। मम्स, पैरोटिड ग्लैंड जो यहाँ है, जो हमारा 3 ग्लैंड्स है, सैलिवरी ग्लैंड्स है, तो वही एक है पैरोटिड ग्लैंड। तो पैरोटिड ग्लैंड जब स्वेल करता है तब जाके माम्स होता है। इसका एक ही इलाज है, पहले तो इसको आइसोलेट करके अलग से अलग कमरे में इसको बंद करो, मतलब बंद नहीं करो, उसको अलग कमरे में अलग से रखो उसको, ताकि वो और किसी को मम्स ना फैलाए। कॉमन कोल्ड, बस कॉमन कोल्ड ही है, बस कॉमन ही है, ठीक है, छोड़ो इसको, और कुछ नहीं बोलने का चीज है। तो डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, बैक्टीरियल डिजीज क्या क्या ऐसा है, फर्स्ट में ही आएगा टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस। सेकेंड कॉलेरा,
क्या है? कॉलेरा। थर्ड, एक्चुअली नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है ना? वायरल डिजीज का नेम, 5 वायरल डिजीज का नेम बोलो, क्वेश्चन ये भी आ सकता है। 5 बैक्टीरियल डिजीज का नेम बोलो, क्वेश्चन ये भी हो सकता है। तो ट्यूबरकुलोसिस इज द बैक्टीरियल डिजीज, कॉलेरा इज द बैक्टीरियल डिजीज। whooping cough, whooping cough का और एक नेम है दैट इज पार्टूसिस। क्या नेम है इसका? और एक नेम है पार्टूसिस। ओके, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा, whooping cough, न्यूमोनिया। डिप्थेरिया, टिटेनस, डिप्थेरिया, टिटेनस। अब देखो, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, बैक्टीरिया का नेम क्या है पता है? तुम लोगों का सिलेबस में नहीं है, पर फिर भी जान लो, काम पे आएगा बाद में। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी का जो बैक्टीरिया है उसका नेम क्या है? कॉलेरा का जो बैक्टीरियल नेम है, जो बैक्टीरिया कॉज करते हैं कॉलेरा, उसका नेम क्या है? तुम्हारे बुक में वो नहीं है। पहले तो विब्रियो कॉलेरी नाम की एक बैक्टीरिया है जो कॉलेरा कॉज करता है। ट्यूबरकुलोसिस का जो बैक्टीरिया है वो क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कैन कॉज ट्यूबरकुलोसिस। तो बैक्टीरिया की नाम पर ही इसका डिजीज का नेम रखा गया है, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस। विब्रियो कॉलेरी, बैक्टीरिया का नेम है विब्रियो कॉलेरी, तो डिजीज का नेम है कॉलेरा। कॉलेरी से कॉलेरा हो गया। whooping cough, इसका और एक नेम है दैट इज पार्टूसिस। whooping cough मतलब एक कफिंग, मेनली इट इज कफिंग, मतलब खांसी है इसका जो सबसे बड़ा जो सिम्टम है। तो whooping cough, जो खांसी का जो साउंड है ना, जो आवाज है ना, बहुत वियर्ड है। एक मतलब अलग ही एक साउंड निकल के आता है, वेरी पिक्यूलियर साउंड whooping cough में होता है। ठीक है, तो whooping cough, देन न्यूमोनिया, वही न्यूमोनिया मतलब बहुत ज्यादा ठंड लग गया। न्यूमोनिया मतलब वही एक चीज है, पर कॉमन कोल्ड वायरल डिजीज है, न्यूमोनिया बैक्टीरियल डिजीज है। डिप्थेरिया एंड टिटेनस। ठीक है, देखो, डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस, कॉलेरा, whooping cough, न्यूमोनिया, डिप्थेरिया एंड टिटेनस। ये और एक है टाइफॉइड। टाइफॉइड, ठीक है, मैं टाइफॉइड कैसे भूल जाती हूं, आई डोंट नो। तो टाइफॉइड मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। ठीक है, कॉलेरा कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। ठीक है, सिम्टम्स अलग है, सिम्टम्स के बारे में बाद में बोल रही हूं मैं। whooping cough तो मैं बोल ही दी क्या है, न्यूमोनिया वही चीज, डिप्थेरिया। अच्छा देखो, डिप्थेरिया एक्चुअली है क्या? ये ना चिल्ड्रंस का होता है, चिल्ड्रन का होता है, बच्चों लोगों का होता है, बच्चों का होता है डिप्थेरिया। बच्चों का क्या होता है? थ्रोट डिसऑर्डर, थ्रोट में प्रॉब्लम्स आएगा। तो डिप्थेरिया मेनली बच्चों लोगों के लिए है एंड बच्चों लोगों का होता है, एंड मेनली थ्रोट पे इंफेक्शन होता है, थ्रोट पे अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो डिप्थेरिया, टिटेनस देखो क्या है, देखो टिटेनस एंड टाइफॉइड। टाइफॉइड का जो सिम्टम्स है वो कंटिन्यूअस फीवर पे रहेगा, कंटिन्यूअस फीवर। ठीक है, बस फीवर पे ही रहेगा वो इंसान। एंड टिटेनस क्या है? टिटेनस कैसे होता है पता है? सोचो, वन थिंग, सपोज दैट किसी इंसान का कहीं लग गया है, मतलब वो जगह काट गया, वुंड हो गया, वुंड्स पे डायरेक्टली वो बैक्टीरिया टिटेनस कॉज करेगा। ठीक है, जो ओपन वुंड से होता है, वुंड है पहले से ही, उस वुंड में, ओपन वुंड में अगर सही से बैंडेज ना किया है तो उस वुंड से हो सकता है टिटेनस। और टिटेनस में सिम्टम्स क्या है, मतलब क्या क्या होता है?
मेनली जॉ का, जॉ अपर जो लोअर जो है ना, तो जॉ एंड नेक, नेक एंड जॉ का जो मूवमेंट होता है वो ब्लॉक हो जाता है, लॉक हो जाता है, ठीक है। नेक पेन और नेक का जो मूवमेंट है एंड जॉ का जो मूवमेंट है वो लॉक हो जाता है, जॉ एंड नेक लॉक्ड इन टेटनस, ठीक है। तो टाइफाइड, कॉलेरा, अच्छा कॉलेरा के बारे में कुछ बोलेंगे। कॉलेरा का जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो क्या है ना, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज ऑलरेडी कॉन्टामिनेटेड फूड एंड कॉन्टामिनेटेड वाटर से ही है। पर इसका जो सिम्टम्स है वो सिम्टम्स क्या है ना, वाटरी स्टूल्स, बार बार वॉशरूम जाएंगे, बार बार वॉशरूम जाएंगे, वाटरी स्टूल्स। वो जो फिकल मैटर है ना, फिकल मैटर पूरा एकदम पानी जैसा होगा, वाटरी होगा, वाटरी स्टूल्स, ठीक है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन कॉलेरा एंड टाइफाइड का सेम है, पानी से जनरली एंड फूड से, कंटामिनेटेड फूड से ही होता है। टिटेनस तो बोल दी कि वो जो ओपन वुंड है, अगर उसको अच्छे से बैंडेज ना किया गया, उसको खुला छोड़ दिया, उस वुंड हो गया पर उसको खुला छोड़ दिया, तो वहीं टिटेनस का बैक्टीरिया आके बैठ जाएगा एंड देन इट विल कॉज टिटेनस, टिटेनी, ओके। देन डिप्थीरिया बच्चों के लिए वो डिजीज है, न्यूमोनिया, व्हूपिंग कफ, कॉलेरा एंड ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जनरली लंग्स पे होता है। टीबी शॉर्ट नेम है, टीबी, लंग्स डिसऑर्डर है ये, लंग्स डिसऑर्डर। तो डिजीज कॉज बाय बैक्टीरिया, ये भी हो गया। और बस 5 मिनट की 7 मिनट लगेगा, ठीक है, और बस 5 मिनट और 7 मिनट लगेगा, और कुछ नहीं है बस। और 2 है, क्या बोली थी, वायरस, बैक्टीरिया हो गया। अब क्या बचा हुआ है, वर्म्स एंड प्रोटोजोआ है, वर्म्स एंड प्रोटोजोआ है। तो बाई प्रोटोजोआ, क्योंकि बुक में, किताब में पहले प्रोटोजोआ है, देन उसके बाद वर्म्स है, ठीक है। तो डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ मतलब देयर आर मेनली 2 डिजीजेस, प्रोटोजोअन डिजीज मेनली हम 2 डिजीज का नाम ही जानेंगे। वन इज मलेरिया एंड सेकंड वन इज एमीबियासिस, मलेरिया एंड एमीबियासिस, ओके। मलेरिया, नेक्स्ट एमीबियासिस, एंड अच्छा 2 नंबर कुछ नहीं है। डिजीज कॉज बाय प्रोटोजोआ, मलेरिया, मलेरिया डिजीज कॉज करने वाला कौन है, एक एजेंट है और एक प्रोटोजोआ है, एक पैथोजन है, ठीक है, एक एजेंट है। एजेंट कौन है, मलेरिया कॉज करने वाला, मतलब कैसे होता है, जनरली मॉस्क्यूटो से होता है, फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो से मलेरिया होता है। पर वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो के जो सलाइवा है, जब बाइट करेंगे किसी इंसान को, हेल्दी इंसान को, तो मलेरिया हो जाएगा। तो कैसे होगा, उस मॉस्क्यूटो में ऐसा कुछ रहेगा जिसके लिए मलेरिया हो सकता है। उस पैथोजन का नाम है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम इज द पैथोजन, प्लाज्मोडियम इज दैट जर्म which is present in the saliva of female anopheles mosquito, okay। and amoebiasis क्या है, बस वही चीज, amoebiasis मतलब एमीबा, एमीबा नाम की एक प्रोटोजोआ है, वही प्रोटोजोआ एमीबा वो कॉज करता है जो डिजीज, उसका नेम है एमीबियासिस। मेनली क्या होता है, डिसेंट्री हो जाते हैं, डिसेंट्री। एमीबियासिस का जो प्रोटोजोआ है उसका नाम क्या है, एंटामीबा। मलेरिया का जो जर्म्स है उसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। चलो लिख लो पहले ये, इट इज सो मच इंपॉर्टेंट, प्लाज्मोडियम एंड अमीबियासिस का एंटामीबा, एंटामीबा। इसको ना हम लोग, मतलब एमीबा का स्पेलिंग बहुत ज्यादा वियर्ड है ना, तो कैसे याद रखते पता है, हम जब छोटी थी ना, एमीबियासिस मतलब एमीबियासिस अमोएबा बोलती थी, अमोएबा, AMOEBA, अमोएबा, तब जाकर स्पेलिंग सही निकलेगा कि अमोएबा, AMO, अमोएबा, EBA, अमोएबा। तो इसका स्पेलिंग को सही करने के लिए इसका जो प्रोनाउंसिएशन उसको हम बिगाड़ दिए थे। तो अमोएबा नहीं बेटा, वो अमीबा है, पर फिर भी स्पेलिंग को ध्यान रखना है, AMOEBA, अमोएबा या अमीबा, ठीक है। तो मलेरिया का जो जर्म्स है उसका नेम है प्लाज्मोडियम, अमीबियासिस का जो जर्म है उसका नेम है एंटामीबा, ठीक है। तो वही अमीबियासिस का जो एजेंट है वो है एमीबा, मलेरिया का जो एजेंट है जिससे होता है उसका नेम है फीमेल एनोफिलिस मस्क्यूटो। इज दैट क्लियर?